डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो जिस किटी में ये कहते हैं कि वो अमाउंट रखा हुआ था जिससे सब्सिडी दी जा सकती थी, वो सब्सिडी वाकई दी जा सकती थी कि शौकत तरीन साहब कहते हैं हमने इसीलिए डिले भी किया और आगे भी हम ये रिलीफ देते। और जाहिर है ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता कि सियासी हुकूमत के लिए अगर पीटीआई होती तो उनकी पूरी कोशिश होती कि ये बजट जो है वो उसमें वो रिलीफ दें, वरना सियासी तौर पे उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है आपको कि कहीं थे पैसे जो निकाल के डाले जा सकते? देखिए बस सब इसके दो पहलू हैं, एक रुपयों की कमी, दूसरा डॉलर्स की कमी। जिस दिन ये रिलीफ पैकेज 28 फरवरी को अनाउंस हुआ था, उस हिसाब से चूँकि जो उस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस थी $80 पर बैरल थी, तो उस वक्त टोटल जो बन रहा था वो यही समझ में आ रहा था कि तकरीबन ये 120-130 अरब रुपए बनेंगे जो कि जून तक के बन रहे होंगे। लेकिन और उस हिसाब से शौकत तरीन साहब दुरुस्त फरमाते हैं कि उन्होंने रीएलोकेशन कर दी, कुछ बिस्प के पैसे जो थे अनस्पेंट वो पड़े हुए थे, कुछ पीएसडीपी में कटौती। तो ये इनकी बात ठीक है कि डेवलपमेंट में कट लगाया, फिर बिस्प में कट लगाया, हर जगह से थोड़ा थोड़ा निकाल कर रिजर्व किया था। उन्होंने ऑयल कंपनी से कहा कि वो अपने डिविडेंड से पैसे जो हैं वो अभी फिलहाल दे, क्योंकि सर ये गवर्नमेंट भी कह रही है ना 120 अरब रुपए नुकसान होता है पेट्रोलियम पे सब्सिडी देने की वजह से कॉमन जी। तो वो जो रुपयों में उस वक्त वो मैनेजेबल थी। उसके बाद हुआ क्या हुआ, ये कि तो जो क्रूड की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन असल मसला ये बना कि जब सियासी अदम इस्तेहकाम आया तो सबसे पहले तो दोस्त ममालिक ने जो अपने डिपॉजिट्स जो थे वो रोल ओवर करने से गुरेज कर दिया। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म जब बीजिंग ओलंपिक्स के लिए गए थे, वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी चाइना से कि वो अपने जो डॉलर्स थे $3 बिलियन उसको रोल ओवर कर दे। सऊदी अरब के साथ रिक्वेस्ट हुई, लेकिन वो दोनों अब वेट कर रहे थे, वेट एंड सी, कि पता नहीं हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। जो मुल्कों के ताल्लुक होते हैं वो मुल्कों के साथ होते हैं, ज़ाहिर है वो अगली हुकूमत का वेट कर रहे थे कि क्या पीटीआई रहती है या तो आपके ख्याल में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, फिर लेट डिसीजन करने की वजह से इस वक्त ये पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से डॉलर की शॉर्टेज अब इस हुकूमत के पास, इसीलिए सबसे बड़ा ये ज्यादा मसला, जो मसला पहले था ये उससे कई गुना बड़ा इसलिए हो गया कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल और दूसरा डिसीजन मेकिंग भी इशू बन का। मुझे बताइएगा अवान साहब कि ये आपका धरना जो है, क्या खान साहब तो एतराफ कर रहे हैं कि अब मैं तैयारी से आऊंगा, तो पहले तैयारी से नहीं आए थे? देखिए हम तो यही समझते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सारे मुल्क के अंदर रहते हैं, जहां एहतजाज एक रजिस्टर कराना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हमारे दौर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब आए, फिर उसके बाद दोबारा पहले साल के अंदर आए, और ये जरा जल्दी बताएंगे ना मुझे, पॉइंट पे है ना, पॉइंट पे है, मुझे बताएं कि क्या हुआ, असल कहां हुआ। आप कहेंगे क्रैकडाउन की वजह से? नहीं, ये तो कह रहा हूँ कि हम तो बड़े नॉर्मल तरीके से आ रहे थे, हमने कॉल दी हुई थी और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना था। अब आप तैयारी क्या करेंगे कि अगर ये क्रैकडाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसे क्रैकडाउन किया, लोगों के घरों में घुसे और उसके अंदर खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उनकी प्राइवेसी को, चार दीवारी को सारा सत्यानाश कर दिया, गलत किया हुकूमत ने। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अब आप किस तैयारी से आएंगे, आपकी तैयारी क्या होगी अगर वो दोबारा आप आते हैं? वो तो कहते हैं हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे अब, या कम से कम दिसंबर जनवरी तक जाएंगे, फरवरी तक जाएंगे। अब इस तैयारी से आएंगे कि कोई ऑब्स्टेकल हमारे सामने, कोई दीवार नहीं बनेगी, हम इस तैयारी के साथ आएंगे। क्या आप रिएक्ट करेंगे? के साथ आएंगे कि जब हम आएंगे तो इनकी कांपे टांग जाएंगी। जिस तरह आपने पूछा है, पूरा एक दिन देखा कि गवर्नमेंट कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, आपको गवर्नमेंट का कोई फैसला, डिसीजन मेकिंग नजर ही नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट इस चीज में मजबूर हो गई हुई थी कि उनके पास कोई और, जो राना सनाउल्लाह अपनी बहुत बड़ी बड़ी रंगबाजी करते हैं, बड़के मारते हैं, अगर मैं डी चौक पहुंच गया, अगर 20 लोग भी आए, अगर मैंने इमरान खान को निकलने भी दिया, तो कल आपने सर अगर कल अगर हुकूमत देखें, एक तो है ना डायलॉग का रास्ता है, आप लोग डायलॉग करें। मैं तो काफी अर्से ये बात बोल रहा हूँ कि जी पॉलिटिशियंस ने इसका सोल्यूशन निकालना है, पार्लियामान में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, कमेटीज बन जाएं, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। लेकिन अगर डायलॉग नहीं करते हैं, जो कि आप लोगों ने भी आज इशारा दिया, ठीक है बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, इंपोर्टेड हुकूमत और आप दोनों मिलकर जो है वो आपके बकौल कि अब उनको आपको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, आप डायलॉग कर लें। अगर डायलॉग नाकाम हो गए और हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं वो नहीं आने देंगे, तब आप क्या करेंगे? फिर आप टकराव की तरफ जाएंगे? नहीं, मैं सिंपल सी बात है यार, देखिए हम तो हमेशा देखें, जब हमारा
ईवीएम भी आ रहा था। 1 साल हमने इंतजार किया, ईवीएम पे हमने इनको इनवाइट किया, हमने ईवीएम पे कहा कि सदर मुमलिकत ने इनको बुलाया, फिर हमने सेशन के अंदर बुलाया, हमने कहा है मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। फिर हमने जॉइंट सेशन के अंदर ईवीएम को पास कराया। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग राइट्स थे, उसके ऊपर हमने इनको कहा मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। बट हम फिर भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम तो चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए। पर हमारा वन पॉइंट है, शुरू कहां से होना चाहिए मुज़ाकरा, कि आप इलेक्शन डेट किस दिन अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि हालात ये हैं कि आप मुझे बताएं 174 सर मगर ये कहने तो आप बैठे थे ना सर, आप यही कहने तो यहाँ पर पहुंच गए थे, सर आप यही कहने आप यही कहने तो यहाँ पर पहुंच गए थे ना, आपने तो यहाँ बैठना था, बैठ के उनको मजबूर करना था कि फिर आपके साथ और लोग भी आते, उन्हें मजबूर करते कि आप तारीख दिए बगैर तो आप कहते थे हम नहीं जाएंगे। क्या उसकी वजह ये भी है कि वो उतना इंप्रेसिव नंबर नहीं आ सका, या पंजाब की जो आपकी लीडरशिप है वो उस तरह, क्योंकि इत्तलात आती रही, कुछ लोग कहते रहे हमें खुद ही पकड़ लो, कुछ लोगों मतलब पंजाब की जो आपकी लीडरशिप है वो उस तरीके से लोगों को नहीं ला सकी। केपी से आपको बड़ा जबरदस्त रिस्पांस मिल गया, लेकिन पंजाब से लोग उस तरह नहीं आ सके, शेख साहब नहीं पहुंच सके आप लोगों तक, और लाहौर की क़यादत नहीं पहुंच सकी। क्या एक बुनियादी वजह यह भी थी? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए हो क्या गया, जब पूरे दिन आपने लोगों ने ये देखा कि जिस तरह तरीके इंसाफ के कारकुनों को, लोगों को जिस तरह शेलिंग का निशाना बनाया गया, जिस तरह बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, जिस तरह लोगों के घर छापे मारे गए, जिस तरह 4 दीवारी का सत्यानाश कर दिया गया, तो लोगों के अंदर एक गम था, एक गुस्सा था। आप मुझे बताएंगे अब कौन सी पार्टी आज तक आई है जिसने रेजिस्ट किया हो गवर्नमेंट को? 6-6 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 टेयर गैसिंग हो रही है, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के साथ लोगों की मतलब कि आप जो इखलाकियात है उसको तबाह नहीं सर, ये तो आपका डेमोक्रेटिक राइट था प्रोटेस्ट। तो 6:30 बजे पहुंचा हूँ आदिल भाई, नहीं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट था, आप प्रोटेस्ट करना चाहते थे। हमें तो दारों के खिलाफ लड़ाया जा रहा था, हमें कहा जा रहा था कि दारों से लड़े। आप इनकी तो गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। पर देखिए पाकिस्तान की पुलिस जो है, जिन्होंने जो भी किया, पर हम पाकिस्तान की पुलिस है ना, वो तो किसी न किसी से बाउंड है। लोग अपनी हैरानी। तो सर अब क्या गारंटी है कि आप आएंगे तो आपको पुलिस नहीं रोकेगी? अब तो आज जो इजलास किया राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा उस पर गौर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में आने ही नहीं देंगे, बाहर ही कोई जगह डेडिकेट करके ये जगह है, इधर जाकर आप जो है वो अपना वो कर सकते हैं जलसा धरना, अंदर अब आने ही नहीं देंगे। अगर मुज़ाकरात किसी स्टेज पे नहीं हो पाते, रंगबाज आदमी है वो, मतलब बड़ी बड़ी बढ़के मारने वाले आदमी हैं, उनकी अगर आप बढ़के सुने, रंगबाजी सुने, तो आपको तो लगेगा बिल्कुल हाँ राना सनाउल्लाह साहब 14 बंदे मार सकते हैं मॉडल टाउन के अंदर, 96 लोगों को गोलियां मार सकते हैं, इनकाउंटर्स कर सकते हैं, मारवाई अदालत इनकाउंटर्स कर सकते हैं, उसके लिए मशहूर भी हैं। 22 कत्ल है उनके सर के ऊपर। बिल्कुल वो अपनी पूरी कोशिश सर ये जो खान साहब ने बात की है कि मैं जुडिशरी से, एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान से इस तरह लोग निकलेंगे और तैयारी से निकलेंगे कि जब आपको मैं बता रहा हूं कि इनको तल धरने की जगह नहीं मिलेगी इस्लामाबाद के अंदर, और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी ये राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को। ये तो अपना एमएनए का इलेक्शन हार गए थे, आपको पता है। देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे ये बताएं कि ठीक है आप कह रहे हैं अब दोबारा आप आएंगे, आप अभी भी आ रहे थे तो यही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग होंगे, मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि खान साहब कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से, जुडिशरी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और गवर्नमेंट से वो मुज़ाकरात के ऊपर है कि जी ठीक है हो जाए। क्या उम्मीद है आपको? अदलिया से क्या उम्मीद है? क्या होना चाहिए? अदलिया क्या करे? हम अदलिया से क्या अदलिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए, एक आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं, हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉलो करते हैं कि टाइमली डिसीजंस होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिसीजन तरीके इंसाफ के हक में या किसी और पार्टी के हक में करें, जो आइन दिया हुआ है जो उसके मुताबिक आपने डिसीजंस करने। आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। अगर आप टाइमली डिसीजंस देंगे और आप देखेंगे कि अगर आप टाइमली डिसीजंस हो जाएंगे, कोई अब्रप्शन नहीं आएगी, कोई मसाइल नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ तो खत में क्या लिखा है? खत में क्या रिक्वेस्ट की है? खत में क्या रिक्वेस्ट की है खान साहब ने अदालत से? क्या कह रहे हैं? अदालत से खत में क्या कहा है खान साहब ने, क्या इस्तदा की है? यही खत जो लिखा है कि उन्होंने सिंपल सी एक बात की, उन्होंने सिंपल से ये किया कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर रहते हैं और एहतजाज करना फंडामेंटल राइट है। अगर आप मुझे एहतजाज से रोकेंगे, अगर आप मुझे मेरे फंडामेंटल राइट से रोकेंगे, तो ये इस तरह चीजें
मतलब वो जंगल का कानून बन जाएगा। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे जितनी भी हायर जुडिशरी है उसको टाइमली डिसीजंस करने चाहिए। ओके।